हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट स्क्वायर 2020 में। और ये अधिगम का पार्ट 12 होने वाला है। जहां तक हमने बात की थी वो थी पुनर्बलन का सिद्धांत। यानी आज हम जो मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं वो है पुनर्बलन का सिद्धांत। इससे पहले हम 3 सिद्धांतों को देख चुके हैं। जो चौथा जो सिद्धांत है, जो कि अंतिम साहचर्यवाद का सिद्धांत है, जो कि है पुनर्बलन का सिद्धांत। तो हमने पार्ट 11 में इसके बारे में बताया था कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो ये दिया गया था क्लार्क लियोनार्ड हल, यानी जिसे हम CL हल के नाम से भी जानते हैं, वो इसके प्रतिपादक माने जाते हैं। तो ये जो पुनर्बलन का सिद्धांत है वह CL हल द्वारा दिया गया और 1915 में यह दिया गया था। क्योंकि 1915 में जो CL हल थे, उन्होंने जो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था, यानी जो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था, जिसे हम उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से जानते हैं, उस थॉर्नडाइक के सिद्धांत में कुछ कमियां बताई गई। यानी CL हल द्वारा थॉर्नडाइक के सिद्धांत में कुछ कमियां बताई गई थी और इन्हीं कमियों के आधार पर उन्होंने अपना एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे हम पुनर्बलन का सिद्धांत नाम से जानते हैं। तो उन्होंने 1915 में इस सिद्धांत को अपनी पुस्तक, जिसे हम कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर्स, उनकी जो पुस्तक थी उसमें उन्होंने 1915 में इस सिद्धांत को प्रकाशित किया। ठीक है, इतना हम बात कर चुके थे पहले ही। अब बात करते हैं इनके उपनामों की। तो उपनाम मैंने पहले जो पार्ट 11 था उसमें भी बताए थे और इसमें भी जो अन्य जो नाम है वो भी हैं। जैसे इसका जो मुख्य नाम है वो है प्रबलन का सिद्धांत। किसका? प्रबलन का सिद्धांत और आवश्यकता पूर्ति सिद्धांत। ये दोनों जो है, जो CL हल का जो पूरा जो सिद्धांत है वो उस पर टिका हुआ है। एक तो प्रबलन पर और एक है आवश्यकता पूर्ति पर। यानी जो CL हल ने जो बताया था वो दो चीजें ही बताई थी अपने सिद्धांत में। एक तो किस पर जोर दिया गया? पुनर्बलन पर जोर दिया गया, जिसे कहते हैं प्रबलन। एक दिया गया आवश्यकता पूर्ति। यानी कोई भी व्यक्ति होता है वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए ही अपना व्यवहार संचालित करता है। इसलिए यहां पर दो चीजों को ज्यादा महत्व दिया गया है, एक तो प्रबलन पर और एक है आवश्यकता पूर्ति पर। इसलिए इसे आवश्यकता पूर्ति सिद्धांत भी कहते हैं। जिस प्रकार से हमने देखा है कि एक अभिप्रेरणा चक्र होता है, इसको हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, अभिप्रेरणा चक्र को, जो कि अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करती है अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा के चक्र में भी क्या होता है? अभिप्रेरणा के चक्र में क्या होता है? पहले हमारी आवश्यकता होती है। क्या होती है? किसी भी अभिप्रेरणा को जारी रखने के लिए सबसे पहली बात किसकी आती है? आवश्यकता की। उसके बाद क्या मिलता है हमें? चालक। आवश्यकता क्या पैदा करती है? चालक पैदा करती है, जिसे हम कहते हैं अंतर्नूत, जिसे कह सकते हैं प्रेरक। फिर चालक जो होता है, उसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए या चालक को शांत करने के लिए हमें किसी प्रोत्साहन की जरूरत होती है और इसी प्रोत्साहन को कहते हैं पुनर्बलन। तो जो क्लार्क हल थे उन्होंने यही बातें बताई थी, क्योंकि 1915 में उन्होंने ये कहा कि जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है वो अपनी जगह सही है, लेकिन उसमें कुछ कमी है। वो कमी क्या है? कि जो बिल्ली थी, यानी जो भूखी बिल्ली थी, वह केवल अनुक्रिया इसलिए कर रही थी क्योंकि उसकी आवश्यकता थी। उसकी आवश्यकता क्या थी? भूख थी। यानी भूख उसका चालक था और उसी चालक को न्यून करने के लिए, यानी अपने चालक को शांत करने के लिए उसने अपना व्यवहार दर्शाया था। तो ये बताया था CL हल ने। ठीक है, और CL हल कोई अगर स्किनर की बात करें तो स्किनर ने साहचर्य से संबंधित सिद्धांतों में सबसे श्रेष्ठ बताया है। यानी स्किनर ने उसके बारे में कहा है कि साहचर्य से संबंधित जो भी सिद्धांत हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ सिद्धांत किसका है? क्लार्क हल का है। ठीक है, तो बात करते हैं इसके उपनामों की। तो क्या बताया था? प्रबलन का सिद्धांत इसे कहते हैं। ठीक है, आवश्यकता पूर्ति भी इसे कहते हैं। तो कोई याद रखना जो स्किनर का सिद्धांत है उसे भी प्रबलन का सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि स्किनर ने ही सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में पुनर्बलन का महत्व बताया था। और उन्होंने 2 प्रकार की पुनर्बलन बताए थे, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। लेकिन ऑप्शन में अगर दोनों आते हैं, स्किनर और कौन से? क्लार्क हल, तो आपको क्लार्क हल को ही राइट करना है। ठीक है, तो इसे प्रबलन के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, आवश्यकता पूर्ति के सिद्धांत के नाम से जानते हैं, और आवश्यकता अवकलन सिद्धांत। और आवश्यकता अवकलन का क्या मतलब होता है? अवकलन का मतलब होता है उतार चढ़ाव। क्या होता है? उतार चढ़ाव। तो इसमें क्या होता है कि जब जब व्यक्ति के व्यवहार में आवश्यकता का उतार चढ़ाव होता है, यानी कभी कभी आवश्यकता महसूस होती है, कभी कभी नहीं होती, तो ये जो उतार चढ़ाव है उसी को आवश्यकता अवकलन के नाम से जानते हैं, और इसी सिद्धांत को हम आवश्यकता अवकलन सिद्धांत भी कह सकते हैं। और बात करें उद्देश्यपूर्ण व्यवहार, इसमें जो कोई भी अधिगम करता होता है वो कैसा करता है? कि उद्देश्यपूर्ण व्यवहार करता है, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यवहार
करता है, जैसे कह सकते हैं क्रमबद्ध व्यवहार करता है, प्रणालीबद्ध व्यवहार सिद्धांत, यानी ये सब इसके उपनाम है। क्रमबद्ध व्यवहार सिद्धांत, प्रणालीबद्ध व्यवहार सिद्धांत, या चालक नियोजन सिद्धांत, या कह सकते हैं इसे यथार्थ का सिद्धांत। क्या है? यथार्थ का सिद्धांत। यथार्थ माने क्या होता है? रियलिटी, यानी जो लाइफ में हमारे साथ होता है वो क्या है? यथार्थ का सिद्धांत। तो इसे ही यथार्थ के सिद्धांत के नाम से जानते हैं, चालक न्यूनता सिद्धांत के नाम से जानते हैं, और इसे चालक नियोजन भी कह सकते हैं। तो और क्या कह सकते हैं? गणितीय अधिगम सिद्धांत, गणितीय अधिगम सिद्धांत। तो इसे गणितीय अधिगम सिद्धांत क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमने पढ़ा है जो गणित विषय है उसमें क्या होता है, उसमें यानी जितनी विषय वस्तु प्रयोग की जाती है उतनी ही हमें प्रतिफल को मिलती है। जैसे मान के चलो ये है x और प्लस x, तो हमें क्या मिलेगा? 2x ही मिलेगा। क्या मिलेगा? 2x ही मिलेगा। ये कभी भी 3x नहीं मिल सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पुनर्बलन का सिद्धांत है वो भी यानी जितनी आवश्यकता होती है उतना ही अधिगम करता है, यानी उसे जितना पुनर्बलन दिया जाएगा वह उतना ही व्यवहार दर्शाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? यह किसका पालन करता है? जो गणित की जिस प्रकार की प्रकृति होती है उसी प्रकार का यह सिद्धांत उसकी पालन करता है, इसलिए इसे गणितीय अधिगम सिद्धांत भी कह सकते हैं। यानी आपको इसके उपनाम याद रखने हैं, प्रबलन कह सकते हैं, सबलीकरण का सिद्धांत, परिष्कृत सिद्धांत, प्रणालीबद्ध व्यवहार, क्रमबद्ध व्यवहार, संपोषक सिद्धांत, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार, चालक न्यूनता, आवश्यकता, यानी कई इसके उपनाम हैं और इनसे कभी भी प्रश्न बन सकता है, तो इसके उपनाम भी आपको याद रखने हैं। अब चलते हैं कि इन्होंने ऐसा क्या बताया था। ठीक है, तो उन्होंने 1915 में क्या बताया था? थॉर्नडाइक के सिद्धांत में कुछ कमियां बताई थी और उन्हीं कमियों के अनुसार उन्होंने जो थॉर्नडाइक थे उन्हीं के समान कुछ प्रयोग किए। यानी थॉर्नडाइक ने जिस प्रकार भूखी बिल्ली पर प्रयोग किए थे उसी के समान उन्होंने कुछ परिवर्तनों के साथ, यानी उन्हीं के समान कुछ प्रयोग किए, लेकिन उन्होंने कुछ परिवर्तन भी इसमें किए। तो उनके जो प्रयोग बताए जाते हैं वो किस प्रकार बताए जाते हैं कि सबसे पहले क्या किया था क्लार्क ने कि थॉर्नडाइक के समान ही प्रयोग किया था। सबसे पहला जो प्रयोग किया था उन्होंने वो थॉर्नडाइक के समान ही किया था, जिसमें क्या किया था कि एक भूखी बिल्ली को एक पजल बॉक्स में बंद कर दिया। जैसे थॉर्नडाइक ने किया था वैसे ही क्लार्क ने किया, बिल्कुल समान वही प्रयोग उन्होंने दोहराया। कैसे? भूखी बिल्ली को एक पजल बॉक्स में बंद कर दिया और उसके सामने एक उद्दीपक के रूप में यानी भोजन के रूप में एक मछली का टुकड़ा रखा। और जब मछली का टुकड़ा रखा तो क्या किया? भूखी बिल्ली ने उसे प्राप्त करने का प्रयास किया। क्या किया? प्राप्त करने का प्रयास किया, क्योंकि वह भूखी थी। थॉर्नडाइक इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि जो भूख है वह चालक होती है। क्लार्क ने लेकिन ये समझा दिया कि जो बिल्ली है वो अनुक्रिया किस लिए कर रही है, क्योंकि उसकी भूख है वो चालक है और अपने चालक को शांत करने के लिए वह यह व्यवहार दर्शा रही है। यानी पहला प्रयोग उन्होंने थॉर्नडाइक के समान ही किया था, बिल्कुल जैसे थॉर्नडाइक ने किया था। थॉर्नडाइक ने 1913 में जो प्रयोग किया था वही वह 1915 में उन्होंने प्रकाशित करवाया। ठीक है, पहला प्रयोग ये था। लेकिन दूसरी बार इन्होंने क्या किया? अपने सिद्धांत को देने के लिए क्या किया कि अब की बार जो भूखी बिल्ली थी उसके स्थान पर भरपेट भोजन वाली बिल्ली, यानी जब बिल्ली को पहले से क्या कर दिया? भोजन युक्त कर दिया, यानी भोजन पहले ही खिला दिया। और जब भरपेट भोजन खिलाकर जब बिल्ली को बॉक्स में बंद कर दिया तो क्या देखने को मिला? उन्हें देखने को मिला कि जब भरपेट भोजन जब बिल्ली थी तो जब उसे उद्दीपक दिखाया गया, यानी जब मछली का टुकड़ा उसे बाहर से दिखाया गया तो उसने उसे प्राप्त करने का प्रयत्न ही नहीं किया। क्यों प्रयत्न नहीं किया? क्योंकि वह पहले ही क्या कर चुकी थी? अपने चालक को शांत कर चुकी थी, यानी पहले उसकी भूख को शांत कर दिया गया था, तो क्यों प्रयत्न करेगी बार बार? ठीक है, यहां पर पहले प्रयोग में क्या हो रहा था? भूखी बिल्ली का प्रयोग किया गया, लेकिन दूसरी बार किस बिल्ली का प्रयोग किया? जो भरपेट भोजन खाकर बैठी थी। तो जब भरपेट भोजन खाकर बैठी थी तो उसका जो चालक था वह शांत हो गया था, तो उसे उद्दीपक का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये था उनका दूसरा प्रयोग। अगर तीसरे प्रयोग की बात करें तो तीसरा प्रयोग यह सिद्ध करने के लिए किया गया कि पुनर्बलन का कितना महत्व होता है। तो उन्होंने क्या किया? जिस प्रकार से जो भूखी बिल्ली थी उसी बिल्ली का प्रयोग करके उन्होंने क्या किया? भूखी बिल्ली के सामने एक आभासी भोजन रखा गया। यानी जिस प्रकार से पहले प्रयोग में मछली का टुकड़ा रखा गया था, लेकिन वो मछली क्या थी? मछली एक भोजन थी, लेकिन इस बार क्या कि केवल मछली की आकृति ली गई, केवल मछली का प्रतिरूप लिया गया, लेकिन वो लग रही थी मछली के समान ही, लेकिन वो क्या था? आभासी भोजन था, वास्तविक भोजन नहीं था, वो केवल आभासी भोजन था। और लेकिन बिल्ली को तो पता नहीं था, बिल्ली को तो कोई सूझ नहीं थी। अभी हम पढ़ेंगे सूझ का सिद्धांत, जिसमें आएगा गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत। तो उन्होंने बताया कि जब तक जो क्रिया करने वाला व्यक्ति होता है या अधिगम करता होता है, उसका जो ज्ञान का जो क्षेत्र है वो तब तक विकसित नहीं होता, तब तक वो अधिगम नहीं कर सकता। तो इसमें आभासी भोजन लिया गया, तो बिल्ली को तो कोई सूझ नहीं थी। वह जिस प्रकार से मछली के टुकड़े का जो प्रयत्न कर रही थी, उसी प्रकार इस आभासी भोजन के लिए भी क्या कर रही थी? वो प्रयत्न कर रही थी।
लेकिन जब जब उसने आभासी भोजन जब देखा, जब उसके पास पहुंची, तो उसे क्या क्या मिला, एक असंतोष मिला, क्योंकि आभासी, वो तो क्या था, भोजन तो नहीं था, वो क्या था, एक आभासी भोजन था। इसलिए वह आभासी भोजन उसके चालक को शांत नहीं कर पाया और उसे क्या मिला, एक क्या मिला, हतोत्साहित हो गई और वो बिल्ली लौटकर आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर क्या मिला, उसे नकारात्मक पुनर्बलन मिला। क्या मिला, नकारात्मक पुनर्बलन मिला। अगर उसे यहां प्रोत्साहन मिल जाता, आभासी भोजन की जगह उसे वास्तविक भोजन दिया जाता, तो उसका चालक शांत हो जाता, लेकिन उसे केवल क्या दिया गया, आभासी भोजन दिया गया। इसलिए वह क्या हो गई, हतोत्साहित हो गई और वापस आ गई। तो इसका जो तीन जो प्रयोग किए, उसके आधार पर उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि दो ही चीजें, या तो एक होती है आवश्यकता, एक होती है पुनर्बलन। यानी आवश्यकता ही वह ऐसी है, यानी आवश्यकता ही वह जो क्रिया है कि जो कि बिल्ली को भोजन करने के लिए, यानी भोजन को प्राप्त करने के लिए, प्रयत्न करने के लिए क्या कर रही है, प्रोत्साहित कर रही है। यानी सबसे पहली किसकी आवश्यकता होती है, आवश्यकता की होती है। यानी किसी भी अधिगम को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है, जो आवश्यकता जो होती है उसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी आवश्यकता, फिर बात करते हैं चालक, और फिर मिलता है उसे प्रोत्साहन। यानी आवश्यकता क्या है, आवश्यकता जो भी उसे अपने अंदर जो कमी लग रही है, कमी या ज्यादा जो महसूस हो रहा है, उसे कहते हैं हम आवश्यकता। इसे हम अभिप्रेरणा चक्र में पूर्ण रूप से यहां पर आपको स्पष्ट किया जाएगा। ठीक है, चालक क्या था, चालक भूखी बिल्ली क्या थी, जो भूखी बिल्ली थी, तो चालक क्या था, भूख, क्योंकि जब उसे आवश्यकता थी भोजन की, और जब भोजन ने उसे एक तनाव पैदा किया, वो था भूख, और जब उसने भोजन प्राप्त कर लिया तो उसे मिल गया प्रोत्साहन। यानी जो पुनर्बलन का सिद्धांत है वह दो ही चीजों पर महत्व देता है, एक तो आवश्यकता और दूसरा पुनर्बलन। इसलिए इसे प्रबलन का सिद्धांत भी कहते हैं, आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत कहते हैं, चालक का सिद्धांत कहते हैं, चालक न्यूनता का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, यानी जितना पुनर्बलन दिया जाएगा उतना ही हमें अधिगम प्राप्त करने को मिलेगा, इसलिए इसे गणितीय अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। तो आपको दो ही चीज याद रखनी है पुनर्बलन के सिद्धांत में, किसके प्रतिपादक CL हल हैं। 1995 में इन्होंने कुछ थॉर्नडाइक के समान ही कुछ क्या किए थे, प्रयोग किए थे। ठीक है, सबसे पहले भूखी बिल्ली पर ही प्रयोग किया था, दूसरे बार उन्होंने भरपेट भोजन खिलाकर बिल्ली पर प्रयोग किया, और तीसरे प्रयोग में उन्होंने आभासी भोजन का प्रयोग करके अपने सिद्धांत को सिद्ध करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से यह था पुनर्बलन का सिद्धांत। अब पुनर्बलन के सिद्धांत को लेस्टर एंडरसन द्वारा, जो कि हमने पढ़ा था, जो कि पावलोव के शिष्य थे, और पावलोव के जो शिष्य थे लेस्टर एंडरसन, उन्होंने ही पावलोव के सिद्धांत को शिक्षा में स्थापित किया था। ठीक है, 1904 में। तो लेस्टर एंडरसन ने पुनर्बलन के सिद्धांत यानी CL हल के बारे में क्या कहा है कि यह सिद्धांत भी थॉर्नडाइक के समान प्रकृति का है। ये तो हम पहले ही देख चुके हैं। लेस्टर एंडरसन ने यही बात कही कि यह सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक के समान प्रकृति का है, परंतु हल ने इसे नपे तुले शब्दों में प्रस्तुत किया है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो CL हल ने जो प्रयोग किया था वो थॉर्नडाइक के समान ही था, लेकिन लेस्टर एंडरसन कहते हैं कि हल ने इसे नपे तुले शब्दों में प्रस्तुत किया है। यानी जो हल का सिद्धांत है वो नपे तुले शब्दों में, उसका जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है उसी का रूप है, लेकिन किसमें, नपे तुले शब्दों में। ये कहा था लेस्टर एंडरसन ने। तो ये भी आपको याद रखना है, कभी भी प्रश्न यहां से बन सकता है। अब बात करते हैं स्किनर की। तो स्किनर ने क्या कहा था, अभी मैंने बताया था, स्किनर ने क्या कहा था, स्किनर ने कहा था साचर्य से संबंधित सिद्धांतों में जो सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है वो किसका है, क्लार्क हल का सिद्धांत है। यानी जितने भी साचर्य के सिद्धांत हैं, जो कि 4 सिद्धांत हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ किसका सिद्धांत है, जो क्लार्क हल द्वारा जो पुनर्बलन का सिद्धांत दिया गया है वही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो ये कहा था स्किनर ने। अब बात करते हैं जो पुनर्बलन का सिद्धांत है उसकी उपयोगिता क्या है, यानी शिक्षा में उसकी उपयोगिता क्या है। तो उसकी उपयोगिता क्या हो सकती है, क्योंकि यह किसके महत्व पर बल देता है, पुनर्बलन के महत्व पर बल देता है। यानी किसी भी बालक को प्रोत्साहन देकर, यानी पुनर्बलन देकर उसको उसकी जो अधिगम अनुक्रिया है उसको बढ़ाया जा सकता है। यानी वह बार बार उस क्रिया को दोहराएगा जब उसे हम पुनर्बलन देना प्रारंभ करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका पहला उपयोग क्या है, पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का निर्धारण। यानी जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है बच्चों के लिए जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है उसकी जो विषय वस्तु होती है, तो उसका निर्धारण या निर्माण किस सिद्धांत पर किया जाता है, पुनर्बलन के सिद्धांत पर किया जाता है। क्योंकि जो विषय वस्तु होनी चाहिए वह बालकों के अनुसार होनी चाहिए। पहली बात, इस सिद्धांत के ये सिद्धांत किस पर बल देता है, आवश्यकता पर। क्योंकि जब तक बालकों की आवश्यकता पूर्ति नहीं होगी वो अधिगम करेंगे ही नहीं। यानी जो पाठ्यक्रम की जो विषय वस्तु होनी चाहिए वह बालकों की आवश्यकता को सबसे पहले क्या करे, सबसे पहले उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, और कैसी हो, रुचिकर हो। क्योंकि जब तक
रुचिकर नहीं होगी, यानी रुचिकर नहीं होगी, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं करेगी, तब तक पाठ्यक्रम की विषय वस्तु क्या है, निरर्थक साबित होगी। इसका मतलब पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का निर्धारण करने के लिए इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। दूसरे नंबर पर बात करें तो प्रोत्साहन द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है, यानी प्रोत्साहन द्वारा हम किसी भी बालक को सीखने के लिए क्या करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं। ठीक है, उसे हतोत्साहित ना कर उन्हें हमेशा प्रोत्साहन देना चाहिए, पुरस्कार के रूप में उन्हें हमेशा प्रोत्साहन देना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, ये सकारात्मक सीखने पर क्या देती है, बल देती है। यानी जब भी बालक को प्रोत्साहित किया जाएगा तो उसमें सकारात्मक परिवर्तन हमें देखने को मिलेंगे। तीसरी बात करें, चालक के महत्व को स्पष्ट करता है, यानी जो बालक होते हैं उनमें तब तक चालक पैदा नहीं होगा, यानी कोई किसी भी तरह का तनाव पैदा नहीं होगा किसी उद्दीपन के प्रति, तब तक वह अधिगम नहीं कर पाएंगे। यानी इसकी जो उपयोगिता है वो यह स्पष्ट करती है कि यह चालक का कितना महत्व होता है, यानी जो ड्राइव होती है, इस चालक को हम अभिप्रेरणा चक्र में बिल्कुल पूरी तरह से स्पष्ट करेंगे, लेकिन अभी केवल यहीं तक समझ रहे हैं कि इसमें किसका महत्व होता है, चालक का बड़ा महत्व होता है। जो कि भूखी बिल्ली में किसका चालक कौन था, चालक क्या थी, उसकी भूख थी। तब तक उसको भूख नहीं लगेगी, तब तक वह उस खाने को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमेशा जो चालक होता है उसका बड़ा महत्व होता है अधिगम के लिए। तो इस प्रकार से इसकी ये क्या हो सकती है, उपयोगिता हो सकती है। जैसे पहला, पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का निर्धारण करने में, प्रोत्साहन द्वारा सीखने पर बल देने में और चालक के महत्व को स्पष्ट करने में इसकी क्या है, उपयोगिता है। अगर बात करें एक और अगर मुख्य चीजों की, तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, मिलर एवं डोलार्ड का प्रयोग, इसे कहते हैं मिलर एवं डोलार्ड। ये जो दो विद्वान थे उन्होंने एक प्रयोग किया था, इसी प्रकार जो भी प्रणबलन के सिद्धांत से मिलता जुलता हुआ एक प्रयोग था। तो ये भी अगर यहीं से प्रश्न आ सकता है तो ये भी आपको याद रखना है कि जो मिलर एवं डोलार्ड थे उन्होंने क्या किया, 6 वर्ष की एक कन्या थी, यानी 6 वर्ष की बालिका थी, उस पर यह प्रयोग किया गया था। 6 वर्ष की एक बालिका थी, वो क्या थी, भूखी बालिका थी। तो उन्होंने भूखी बालिका को क्या कहा, भूखी बालिका को ये कहा, उन्होंने क्या दिया, चालक उनका क्या था, भूख था, क्योंकि जब 6 वर्ष की जो बालिका थी उसके लिए चालक क्या था, भूख था, क्योंकि उसे भूख लग रही थी। तो उन्होंने उस बालिका से क्या कहा कि एक अलमारी रखी हुई, क्या रखी हुई है, एक अलमारी रखी हुई है, और उस अलमारी में किताबों के पीछे क्या छिपी हुई है, कैंडी छिपी हुई है। और बालकों को कैंडी बहुत पसंद होती है, तो भूख का जो चालक था उसको शांत करने के लिए उन्होंने जो प्रोत्साहन दिया वो क्या था, कैंडी थी। तो उन्होंने उस बालिका से कहा कि उस अलमारी के पीछे ये किताब रखी हुई है, उनके पीछे कैंडी छिपी हुई है। तो उस बालिका ने उस कैंडी को प्राप्त करने के लिए क्या किया, अनुक्रिया की, प्रयत्न किया। इसका मतलब क्या हुआ, अपने चालक को, यानी भूख जैसे चालक को शांत करने के लिए उसने इस कैंडी को प्राप्त करना चाहा। तो उसे सबसे पहले 210 सेकंड लग गए उसे कैंडी को प्राप्त करने में, 210 सेकंड लग गए उस कैंडी को प्राप्त करने में। ठीक है, ऐसे ही ये बार बार क्रियाएं दोहराई गई। ऐसे ही हर दिन बालिका को भूखा रखा जाता, फिर भूखा रखने के बाद उसे कहा जाता कि आज अलमारी के पीछे एक और कैंडी छिपी हुई है। तो उस प्रकार धीरे धीरे उसका जो समय था वो 86 सेकंड हो गया, यानी उसने तीसरी बार में 86 सेकंड में ही वो कैंडी ढूंढ ली। और आते आते जब 9वें बार में उसने केवल 2 सेकंड लगे उस कैंडी को ढूंढने में। इसका क्या मतलब हुआ, यानी जिस प्रकार से उस बालिका को जो प्रणबलन जो मिल रहा था, यानी उसे बार बार, यानी उन्होंने कहा था कैंडी मिलेगी और तुम भूखी हो, यानी भूख को शांत करने के लिए वो कैंडी को ढूंढने का प्रयत्न कर रही थी। तो सबसे पहले उसे 210 सेकंड लगे, लेकिन बार बार जब समय घटता गया तो 9वें बार जब वो प्रक्रिया दोहराई गई तो उसका केवल समय था 2 सेकंड, यानी उस बालिका ने उस कैंडी को केवल 2 सेकंड में ही ढूंढ लिया था। यह स्पष्ट करता है कि प्रणबलन कितना महत्व रखता है किसी भी अधिगम को प्राप्त करने में। यानी जिस प्रकार से बालक को बार बार हम प्रणबलन देते हैं तो उसकी जो अनुक्रिया है उसकी दर बढ़ने लग जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मिलर एवं डोलार्ड का प्रयोग था वह भी इसी बात को सिद्ध करता है। तो ये भी आपको याद रखना है, जो मिलर एवं डोलार्ड का जो एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो प्रणबलन का सिद्धांत है वो आपका यहां पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम प्रारंभ करते हैं जो दूसरे प्रकार के जो सिद्धांत हैं, यानी पहले हम ए भाग में क्या पढ़ चुके हैं, साक्षरवाद के सिद्धांत को पढ़ चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं ज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत। और साक्षरवाद में हमने कितने सिद्धांतों को पढ़ा था, 4 सिद्धांतों को पढ़ा था, जिसमें सबसे सर्वप्रथम पावलोव को पढ़ा, फिर थॉर्नडाइक को पढ़ा, फिर स्किनर को पढ़ा, और अंत में अभी हमने किसको पढ़ा है, क्लार्क-हल के सिद्धांत को पढ़ा है। अब हम दूसरे जो भाग है, यानी हमने सिद्धांतों को 2 भागों में बांटा, साक्षरवाद में और ज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांतों को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत। तो ज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत की शुरुआत किस प्रकार मानी जाती है वो मैंने पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूं। आज क्या बता रहा हूं कि जो वुडवर्थ नाम के जो वैज्ञानिक थे, जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कहा था इस बारे में। तो उन्होंने इस बारे में ये कहा था, ज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत के बारे में ये कहा था
कि जब जो अधिगमकर्ता होता है वह अगर किसी उद्दीपन को देखता है और उद्दीपन का जो प्रभाव होता है, उस पर जो उद्दीपन का जो प्रभाव होता है वह तब तक नहीं हो सकता, यानी वह तब तक अनुक्रिया नहीं करेगा, तब तक उसका जो ज्ञानात्मक जो क्षेत्र है, यानी जो ज्ञानात्मक क्षेत्र है वह विकसित नहीं हो जाता। क्या नहीं हो जाता? जो ज्ञानात्मक क्षेत्र अगर उसका विकसित नहीं है, उसके जो उद्दीपन के प्रभाव का यदि ज्ञानात्मक क्षेत्र विकसित नहीं है, तब तक वह अनुक्रिया नहीं कर सकता। यानी जिस प्रकार से हम साचर्यवाद में जो हम देख रहे थे, तो साचर्यवाद हर 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 चीज पर लागू होता है, ठीक है, यानी प्राणी पर भी, वनमानस पर भी। लेकिन ये क्या कहता है, जो ज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत है वह केवल उन्हीं चीजों पर लागू होता है जहां पर जो ज्ञानात्मक क्षेत्र अगर विकसित होता है तभी यह सिद्धांत लागू होता है। ये कहा था वुडवर्थ ने। यानी वुडवर्थ को यह श्रेय दिया जाता है कि उसने ही जो एसआर का जो सिद्धांत था, जिसे हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी कह रहे थे, यानी उद्दीपन अनुक्रिया जो सिद्धांत कह रहे थे, उसको किसमें बदल दिया? उद्दीपन, ठीक है, इसको स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म थ्योरी, रिस्पॉन्स थ्योरी कहते हैं। यानी इसमें ओ और आ गया। ओ का मतलब क्या था? ऑर्गेनिज्म। और ओ मैंने बता दिया क्या था। ओ यहाँ पर जो ज्ञानात्मक जो क्षेत्र था उसे कहते हैं ओ, यानी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यानी एसआर थ्योरी को एसओआर थ्योरी में बदलने का श्रेय किसको दिया जाता है? वुडवर्थ को दिया जाता है। और एक और क्वेश्चन क्या है कि जो एसआर का जो सिद्धांत था उसे आरएस सिद्धांत में किसने बदला था? ये मैंने बता चुका हूं। जो एसआर जो सिद्धांत था उसे आरएस सिद्धांत में बदलने का श्रेय किसको दिया जाता है? बीएफ स्किनर को दिया जाता है, ठीक है। यानी जहां पर स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी को पहले रिस्पॉन्स फिर स्टिमुलस थ्योरी में बदल दिया था किसने? बीएफ स्किनर ने। ये हम बात पहले कर चुके हैं। लेकिन यहां पर क्या समझना है? वुडवर्थ वो पहला मनोवैज्ञानिक था जिसने सर्वप्रथम एसआर थ्योरी को एसओआर थ्योरी में क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया। और किसके कारण? क्योंकि जो वुडवर्थ नाम का वैज्ञानिक उसने ये कहा था कि प्राणी तभी अनुक्रिया करता है जब उद्दीपक तथा उसके प्रभाव का, यानी उद्दीपक तथा उसके प्रभाव का ज्ञानात्मक क्षेत्र विकसित हो जाए, तभी वह अनुक्रिया करता है। तो इस प्रकार से ये ज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत है। इसमें हम 3 सिद्धांत पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ने वाले गेस्टाल्ट सिद्धांत, दूसरा हम जो पढ़ेंगे वो है तलरूप अधिगम सिद्धांत, फिर पढ़ेंगे हम सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो कि अल्बर्ट बांडूरा का है। तो सबसे पहले बात करते हैं आज गेस्टाल्ट सिद्धांत की, यानी ज्ञानात्मक क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध जो सिद्धांत है वो है गेस्टाल्ट सिद्धांत। और इससे जो विभिन्न जो शिक्षक भर्ती या परीक्षा होती है उनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान से समझना है क्या है ये गेस्टाल्ट सिद्धांत। तो बात करें गेस्टाल्ट सिद्धांत की, तो जो गेस्टाल्ट जो पूरा सिद्धांत है वो किसी एक मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित नहीं है। इसमें कई मनोवैज्ञानिकों का क्या है? योगदान है, ठीक है। ये सम्मिलित रूप से गेस्टाल्ट सिद्धांत माना जाता है, यानी जिसके जो मनोवैज्ञानिकों ने कहा जाता है गेस्टाल्टवादी। क्या कहा जाता है? गेस्टाल्टवादी। तो इसे समझते हैं गेस्टाल्ट सिद्धांत क्या है। पहला हम सिद्धांत पढ़ रहे हैं गेस्टाल्ट सिद्धांत। तो जो गेस्टाल्ट सिद्धांत अगर बात करें गेस्टाल्ट की, तो जो गेस्टाल्ट जो शब्द है वो है जर्मन भाषा का शब्द। क्या है? जो गेस्टाल्ट जो शब्द है वो जर्मन भाषा का शब्द है। और ये जिसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था मैक्स बर्दीमर द्वारा। किसके द्वारा? मैक्स बर्दीमर, जो कि जर्मनी के एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था और उन्होंने इसी गेस्टाल्ट पर एक पुस्तक भी लिखी थी जिसे हम गेस्टाल्टवाद के नाम से भी जानते हैं। यानी 1912 में मैक्स बर्दीमर द्वारा गेस्टाल्टवाद नामक पुस्तक भी लिखी गई थी और इसी में गेस्टाल्ट को बताया गया था। तो जो गेस्टाल्ट है वो जर्मन भाषा का शब्द है। सर्वप्रथम पहला क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि गेस्टाल्ट ये आया भी है कि गेस्टाल्ट किस भाषा का शब्द है, तो क्या बताना है? जर्मन भाषा का शब्द है, क्योंकि जो मैक्स बर्दीमर ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था और इन्हीं को गेस्टाल्टवाद का जनक कहा जाता है। यानी जो गेस्टाल्टवाद है, यानी पूरा जो गेस्टाल्ट जो स्कूल है, यानी जिसमें कई मनोवैज्ञानिक आते हैं, उनके लेकिन जो जनक माना जाता है वो माना जाता है गेस्टाल्टवाद के जनक। किसे माना जाता है? मैक्स बर्दीमर को माना जाता है। अब गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है समग्र या पूर्णाकार। यानी गेस्टाल्ट का अर्थ होता है जो समग्र हो। क्या हो? समग्र हो या पूर्ण आकार में हो। यानी कोई किसी छोटे रूप में ना होकर किस रूप में हो? समग्र या पूर्णाकार रूप में हो। यानी गेस्टाल्ट शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है समग्र या पूर्णाकार। तो ये क्या होता है? तो ये गेस्टाल्ट की शुरुआत किस प्रकार हुई थी? तो शुरुआत हुई थी 1911 से, और 1911 से ये चलकर काफी लंबा चलेगा ये प्रोसेस, ठीक है। गेस्टाल्ट में कई मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने इसमें योगदान दिया गया और इस गेस्टाल्टवाद को आगे बढ़ाया गया। तो सर्वप्रथम क्या हुआ था? मैक्स बर्दीमर थे, उन्होंने क्या किया था? जो थोंडाइक का जो सिद्धांत था, जो चला आ रहा था कि जो थोंडाइक का सिद्धांत था, प्रयास व त्रुटि का जो विचार था, जो कि 1898 में थोंडाइक द्वारा दिया गया था। और तो उसी विचार का 1911 से उन्होंने, जो मैक्स बर्दीमर थे, उन्होंने इस विचार का खंडन
प्रारंभ किया, यानी इसका विरोध किया। यानी मैक्स बर्दीमन ने कहा कि कोई भी जो अधिगमकर्ता होता है वह प्रयास व त्रुटि जो होती है उससे नहीं सीखता। ठीक है, भले ही बालक जो होते हैं वो प्रयास व क्या करते हैं, गलती कर सकते हैं, भूल कर सकते हैं, लेकिन एक परिपक्व बालक, एक चिंतनशील बालक कभी भी प्रयास व त्रुटि नहीं करता। हो सकता है प्रारंभ में वह प्रयास त्रुटि से सीखे, लेकिन ऐसा पूरे जो जीवन भर होता है, यानी जीवन का जो विकास है वह प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत पर यानी अधिगम नहीं होता। तो वह किससे होता है? तो उन्होंने 1911 में मैक्स बर्दीमर जो थे उन्होंने इसी विचार का क्या किया, खंडन किया। यानी वह थॉर्नडाइक के समर्थक नहीं थे। तो वो किसके समर्थक थे? उन्होंने कहा कि कोई भी बालक होता है वह किसी भी रूप में वो जब परिपक्व हो जाता है तो वह गलती करना, यानी वो कोई भी गलती नहीं करता, यानी प्रयास व त्रुटि नहीं करता, वो तो केवल पूर्ण रूप में उस अधिगम को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से मैक्स बर्दीमन ने 1911 से थॉर्नडाइक के विचारों का खंडन करना प्रारंभ किया। तो इस प्रकार से यह कारवा चलता गया। तो इसमें उनकी मुलाकात 1916 में वोल्फगैंग कॉलर से हुई। और अगर बात करें 1912 की, तो 1912 में इसी विचार पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसे कहते हैं गेस्टाल्ट वादक नामक पुस्तक, जो कि मैक्स बर्दीमर द्वारा लिखी गई थी। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे 1916 में उनकी मुलाकात वोल्फगैंग कॉलर से हुई थी। और जो कॉलर जो थे, जो कि अमेरिका में एक सेनापति थे, क्या थे, अमेरिका में सेनापति थे। और जो कॉलर की जो सेना सेवा थी वह एक ऐसे द्वीप पर थी, किस पर थी, एक द्वीप पर थी। और उस द्वीप पर ज्यादातर क्या रहते थे, वनमानुष रहते थे। तो जब वोल्फगैंग कॉलर की मुलाकात जब मैक्स बर्दीमर से हुई तो कॉलर ने जो मैक्स बर्दीमर का जो विचार था, जो गेस्टाल्ट जो विचार था, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो इसी क्रम में वोल्फगैंग जो कॉलर थे उन्होंने 1916 से 1920 के बीच में कुछ प्रयोग किए थे। ठीक है, यानी उन्होंने मैक्स बर्दीमर का जो विचार था उसको आगे बढ़ाने के लिए कॉलर ने कुछ प्रयोग किए थे। यानी गेस्टाल्टवाद के ये भी क्या रहे, समर्थक रहे, तभी तो उन्होंने प्रयोग किए। तो 1916 से 1920 के बीच में उन्होंने कुछ प्रयोग किए, उन प्रयोगों के बारे में पढ़ेंगे। और क्या हुआ, 1916 से 1920 के बीच में जो प्रयोग किए गए, उस आधार पर कुर्तकोफ्फा ने उनके जो प्रयोगों को इस शिक्षा में स्थापित कर दिया, यानी सिद्धांत के रूप में। यानी कॉलर ने तो क्या किए थे, केवल प्रयोग किए थे, लेकिन कुर्तकोफ्फा ने इन प्रयोगों को सिद्धांत के रूप में कब प्रतिपादित किया, 1925 में प्रतिपादित किया। यानी कहानी जो मैक्स बर्दीमर से शुरू हुई थी, फिर कॉलर पे आई, फिर किस पर खत्म हुई, कुर्तकोफ्फा पर खत्म हो गई। लेकिन ये कहानी केवल कुर्तकोफ्फा पर नहीं खत्म होगी, अभी इसमें आएंगे गेस्टाल्टवादियों में कुर्तलेबन, जिसे हम पढ़ेंगे तलरूप अधिगम में। एक आएंगे GW ऑलपोर्ट, तो ये भी क्या रहे, गेस्टाल्टवादी के समर्थक ही रहे हैं। यानी उन्होंने गेस्टाल्टवाद को आगे भी समर्थक इसके रहे हैं और उसे आगे भी बढ़ाया गया। यानी कुर्तकोफ्फा ने जो सिद्धांत है, वह जो वोल्फगैंग कॉलर ने जो प्रयोग किए थे, उसको सिद्धांत के रूप में किसने प्रतिपादित किया, कुर्तकोफ्फा द्वारा 1925 में प्रतिपादित किया गया था। अब बात करते हैं जो गेस्टाल्टवाद है वो क्या कहता है, जो गेस्टाल्टवाद की जो अवधारणा है वो किस प्रकार से होती है। तो इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण के रूप में इसको समझते हैं। जैसे तो गेस्टाल्टवादियों का जो मत था वो क्या था, मत ये था कि कोई भी जो अधिगम करता होता है, या कोई भी प्राणी होता है, या कोई व्यक्ति होता है, वो अधिगम किस प्रकार से करता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में हम समझते हैं। जैसे कोई जंगल है, तो उस जंगल में क्या है, एक व्यक्ति जा रहा है, यानी एक जंगल में एक व्यक्ति जा रहा है, और अचानक क्या होता है, उसे उस जंगल में शेर दिखाई देता है। कौन दिखाई देता है, शेर दिखाई देता है। और शेर जब दिखाई देता है तो व्यक्ति को क्या होता है, व्यक्ति को लगता है कि ये शेर क्या करेगा, खा जाएगा, क्योंकि उसे पूर्व ज्ञान है। और उसी पूर्व ज्ञान के आधार पर वो कुछ सोचता है, यानी उसमें एक सूझ क्या होती है, डेवलप होती है। पहले उसे क्या हुआ, एक पूर्व ज्ञान हुआ, यानी ये शेर अगर मैं यहां से नहीं भागा, मैंने बचने की कोशिश नहीं की, तो ये क्या करेगा, ये निश्चित ही मुझे खा जाएगा। तो जब ये खा जाएगा, यानी तो उसे सूझ पैदा हुई कि इससे बचने के लिए क्या, एक अंतर्दृष्टि पैदा हुई पूर्व ज्ञान के आधार पर कि क्या हो सकता है। तो उसने आसपास देखा, तो आसपास उसे एक पेड़ दिखाई दिया, यानी अपने एक नजदीक एक पेड़ दिखाई दिया। तो उसने सोचा कि इससे बेहतर यह है कि अगर वापस लौटूंगा तो हो सकता है शेर मेरा पीछा करे, ठीक है, लेकिन मैं शेर से तेज तो भाग नहीं सकता, तो मारा जाऊंगा। तो उसने क्या सोचा, अगर मैं इस पेड़ पर चढ़ने पर सफल हो गया, वैसे वो कभी पेड़ पर चढ़ा नहीं था इससे पहले, कि ऐसी परिस्थिति उसके आगे आई नहीं थी, इसलिए उसे कोई अनुभव पेड़ पर चढ़ने का नहीं था। लेकिन फिर भी उसने सूझा, यानी उसे अंतर्दृष्टि पैदा हुई कि अगर मैं पेड़ पर चढ़ गया,
ठीक है। अगर मैं पेड़ पर चढ़ने में सफल हो गया तो क्या होगा, शेर मुझे खा नहीं सकता। लेकिन अगर वैसे भी मारा जाऊंगा, लेकिन अगर पेड़ पर चढ़ जाता हूं तो बेहतर होगा कि मैं बच सकता हूं। तो उसे क्या हुआ, एक सूझ अंतर्दृष्टि पैदा हुई। तो उसने यही काम किया, उसने यही पेड़ पर चढ़ने का प्रयास किया और एक बार क्या हो गया, वो सफल हो गया। क्या हो गया, पेड़ पर चढ़ने में सफल हो गया। तो उसे क्या, किसकी अनुभूति हुई, आहा अनुभव हुआ। क्या हुआ, आहा अनुभव हुआ। इसे कहते हैं आहा अनुभव, यानी जो पहली बार जो अनुभव होता है किसी कार्य को करने में, उसे कहते हैं आहा अनुभव। यानी उसके मुंह से आवाज निकली आहा, यानी उसे आनंद आ गया क्योंकि पेड़ पर चढ़ने में सफल हो गया। इसी को कहा जाता है आहा अनुभव। और जब उसे एक बार आहा अनुभव हो गया तो उसके व्यवहार में क्या हो गया, परिवर्तन हमें देखने को मिल गया। यानी वो कभी भी, यानी इससे पहले वो कभी भी पेड़ पर नहीं चढ़ा था, लेकिन आज अपनी अंतर्दृष्टि से पूर्व ज्ञान के आधार पर, ठीक है, उसे आहा अनुभव प्राप्त हुआ। और जब एक बार उसे अनुभव हो गया तो उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया। और वह कभी भी ऐसी जब परिस्थिति आएगी तो वह उसी का उपयोग करेगा कि जिस प्रकार से मैं पहले जब मैं एक बार इस प्रकार से जब पेड़ पर चढ़ा था, उसी प्रकार से जब दूसरी ऐसी परिस्थिति आएंगी तो मैं वो तुरंत ही पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्राणी किस प्रकार उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है, उससे सब गेस्टाल्टवादियों का क्या मत था कि पहले क्या होता है, पूर्व ज्ञान होता है। जो उसे पूर्व ज्ञान होता है उसके आधार पर उसे एक सूझ पैदा होती है। क्या पैदा होती है, सूझ पैदा होती है। और इसी सिद्धांत को कॉलर ने प्रयोग किया था सुल्तान नाम के वनमानस पर। यहां भी हम देखेंगे कि किस प्रकार जो सुल्तान है वो अपनी सूझ का प्रयोग कर रहा है, यानी अपनी सूझ का प्रयोग अपने व्यवहार को परिवर्तन करने की कोशिश करेगा। तो यहां क्या बताया गया था, पहले पूर्व ज्ञान होता है, उससे सूझ अंतर्दृष्टि पैदा होती है और उसे क्या होता है, उस अंतर्दृष्टि से एक आहा अनुभव मिलता है। और जब आहा अनुभव मिल जाता है एक बार तो उसके व्यवहार में हमें परिवर्तन देखने को मिल जाता है। यानी इस प्रकार से यह प्रक्रिया चलती है, यानी पहले पूर्व ज्ञान, फिर सूझ या अंतर्दृष्टि और आहा अनुभव, और आहा अनुभव से एक बार उसे व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। यानी जो गेस्टाल्टवादियों का मत ये था कि तब तक सूझ पैदा नहीं हो सकती, तब तक समस्या समग्र रूप में ना हो। इसलिए तो कहा जाता है गेस्टाल्ट शब्द, यानी गेस्टाल्ट शब्द का प्रयोग ही इसलिए किया गया है कि कोई भी प्राणी जो होता है वह समग्र रूप में ही सोच सकता है। यानी अगर उसे मान के चलो शेर नहीं दिखाई देता, अगर वह शेर नहीं दिखाई देता, कोई भी समस्या उसे समग्र रूप में नहीं दिखाई देती, तो वो कभी भी पेड़ पर चढ़ने का प्रयास नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ, यानी अधिगम करने के लिए किसका होना जरूरी है, एक समग्र समस्या का होना जरूरी है, वो जो कि एक व्यक्ति के सामने शेर के रूप में खड़ी हुई थी। यानी जब उसको एक समस्या के रूप में जब उसे लगा, तभी उसने अधिगम करने का प्रयत्न किया और उसके व्यवहार में हमें परिवर्तन देखने को मिला। तो ये सब गेस्टाल्टवादियों का क्या था, एक थीम थी। ठीक है, तो इस थीम को मैंने उदाहरण द्वारा समझाया है। अब बात करते हैं जो कॉलर के जो प्रयोग थे, यानी कॉलर ने 1916 से 1920 के बीच में वो जिस द्वीप पर रह रहे थे वहां पर वनमानस रहते थे। तो उसी द्वीप पर, क्योंकि अमेरिका में क्या थे, एक सैनिक थे, ठीक है, तो उनकी जो ड्यूटी थी, जो सेना सेवा थी, वह एक द्वीप पर लगाई हुई थी। तो उसी द्वीप पर वनमानस रहते थे। तो उन्होंने मैक्स वर्दीमर के विचार को बढ़ाने के लिए एक सुल्तान नाम के वनमानस पर कई प्रकार के प्रयोग किए। तो जो कुछ प्रयोग हैं आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रयोग क्या किया उन्होंने, क्या किया, जो सुल्तान नाम का जो वनमानस था उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया। ठीक है, जो कि एक नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो एक चिंपांजी को, यानी सुल्तान जो कि वनमानस है, उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया। और क्या किया गया उसकी सूझ को देखने के लिए, ठीक है, केवल उसकी जो पूर्व ज्ञान है या जो उसकी सूझ है उसे देखने के लिए उन्होंने क्या किया, उसके सामने कुछ केले रख दिए। क्या रख दिए, यानी पिंजरे के बाहर क्या रख दिए, केले रख दिए। और केले उन्हें पसंद होते हैं, ठीक है, ये सीधी सी बात है। तो ये केले क्या थे, उनके लिए उद्दीपक का काम कर रहे थे। यानी कह सकते हैं जो उनका चालक था वो इसी से जुड़ा हुआ था, यानी भूख था वो इसकी जुड़ी हुई थी। तो अब क्या हुआ, जो सुल्तान था और उसके सामने एक छड़ी रख दी गई, यानी उसी पिंजरे में उसके आसपास क्या रख दी गई, एक छड़ी रख दी गई। तो सुल्तान ने क्या किया, उन्हें उन केलों को लेने का प्रयास किया। लेकिन सुल्तान इनको प्राप्त कैसे करता, उसने तो पहले कभी किया नहीं था, उसके सामने तो पहली बार हो रहा था। लेकिन तब भी उसमें एक सूझ पैदा हुई कि पहले उसने क्या किया, पहले अपने हाथ को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। पहले क्या किया, इस पिंजरे में से हाथ निकालकर केले लेने का प्रयास किया। लेकिन सुल्तान क्या हुआ, असफल हो गया, क्योंकि जो केले थे वह उसके हाथ में नहीं आए, क्योंकि वो कुछ दूरी पर रखे हुए थे। तो अब सुल्तान समझ गया कि ये हाथ से तो आने वाले नहीं है, तो क्या करे। तो उसने आसपास देखा तो छड़ी रखी हुई थी। क्या रखी हुई थी, छड़ी रखी हुई थी। तो अब उसने क्या किया, अब वो समझ गया, सूझ पैदा हुई कि इस छड़ी द्वारा मैं इन केलों को प्राप्त कर सकता हूं। यानी तब तक समस्या समग्र रूप में नहीं होगी, तब तक कोई अधिगम नहीं होगा, ये कहता है गेस्टाल्ट सिद्धांत। तो उसने छड़ी का प्रयोग किया और उस छड़ी के प्रयोग से उसने केले प्राप्त कर लिए। यानी इस प्रकार ये उनका था पहला प्रयोग। और इससे क्या सिद्ध होता है, इससे यही सिद्ध होता है कि वह अपनी सूझ का प्रयोग कर रहा है।
ठीक है। अब अगली परिस्थिति में और भी देखने के लिए उन्होंने क्या किया, और भी देखने के लिए क्या किया, फिर सुल्तान को उसी पिंजरे में क्या कर दिया, बंद कर दिया, उसी पिंजरे में बंद कर दिया। और अब उन्होंने क्या किया, कॉलर ने जो केले कुछ दूरी पर रखे हुए थे अब उसकी डबल दूरी रख दी, यानी अब उस दूरी को बढ़ा दिया, ठीक है। अब वो देखना चाहते थे कि जो बनमानस सुल्तान है वो किस प्रकार से अपनी सूझ का प्रयोग इसे प्राप्त करने के लिए करेगा। तो अब दूरी बढ़ा दी गई। अब सुल्तान को फिर वही चालक उत्पन्न हुआ, उस केले को प्राप्त करने के लिए उसे ठीक है, उसने प्रयत्न किया। तो अब प्रयत्न करने के क्या हुआ, उसने सोचा कि अब तो केले बहुत दूर हो गए, तो अब उसने अब की बार हाथ अपना आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि उसे पता था कि जब पहली बार ही हाथ से नहीं आ रहे थे, लेकिन अब तो केले की दूरी और बढ़ गई तो हाथ से तो आने वाले नहीं है। ये किसका प्रयोग था, सुल्तान का एक दिमाग था, यानी सूझ थी उसमें, ठीक है। अब उसने अपने आसपास देखा, जिस प्रकार पहली बार उसने देखा था एक छड़ी रखी हुई थी, लेकिन इस बार 2 छड़ी रखी हुई थी। तो पहली उससे तो आएगा नहीं, पहली जब छड़ी उसने ली तो उससे तो प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन उसने क्या किया, दोनों छड़ियों को जोड़ा, दोनों छड़ियों को अपने हाथों से जोड़ा और दोनों छड़ियों को जोड़कर उसने यह केले प्राप्त कर लिए। इसका मतलब क्या हुआ, जो सुल्तान था, जो उसका जो पूर्व अनुभव यह कहता था कि जिस प्रकार से केले जो दूर रखे गए हैं वो अब की बार, पहले बार तो हाथ से नहीं आए थे, लेकिन इस बार 2 छड़ियों से वह प्राप्त किए जा सकते हैं जो कि उसके आसपास रखी हुई थी। तो ये क्या है, सूझ का सिद्धांत है। तो इस प्रकार से कॉलर ने और भी प्रयोग किए थे, जिसको हम जो अगली वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन इसके बारे में एक प्रश्न भी आता है, वो प्रश्न क्या है, वे प्रश्न हम देख लेते हैं। कि प्रश्न ये आता है कि निम्न में से कौन एक गेस्टाल्टवादी नहीं है, ठीक है, क्योंकि गेस्टाल्ट पर क्या हो रही है, बातें हो रही हैं। तो प्रश्न ये बन सकता है कि निम्न में से कौन एक गेस्टाल्टवादी नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कॉलर, दूसरा लेविन, तीसरा वुडवर्थ और चौथा ऑलपोर्ट। तो आपको याद रखना है क्या लगाओगे इसका ऑप्शन केवल क्या जाएगा, वुडवर्थ जाएगा। यानी वुडवर्थ ही क्या नहीं है, गेस्टाल्टवादी नहीं है। भले ही उन्होंने एसआर जो थ्योरी थी उसको एसओआर में बदला था, लेकिन वो कभी भी गेस्टाल्टवाद के समर्थक नहीं रहे हैं। यानी गेस्टाल्टवादी किन्हें कहा जाएगा, जिन्होंने कुछ प्रयोग किए हैं, यानी गेस्टाल्ट के विचार को सिद्ध करने के लिए जो प्रयोग किए हैं उन्हें गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। लेकिन वुडवर्थ ने ऐसा कोई प्रयोग नहीं किया। लेकिन कॉलर गेस्टाल्टवादी तो है, कॉलर ने तो प्रयोग किया था। कुर्ट लेविन आगे पढ़ने वाले उन्होंने भी किया था, और ऑलपोर्ट ने भी गेस्टाल्टवाद को आगे बढ़ाया था। यानी इसका सही आंसर कौन सा होगा, वुडवर्थ। यानी वुडवर्थ ही गेस्टाल्टवादी नहीं है। तो इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा। तो आगे हम जो पढ़ेंगे वो गेस्टाल्टवाद के अन्य सिद्धांत भी पढ़ेंगे, उसके बाद हम दूसरा जो सिद्धांत है उसको भी प्रारंभ करेंगे। तो तब तक के लिए आप इसको देखते रहिए, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।